नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लोज टेस्ट को, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 10 जून 2019 वाले क्वेश्चन पेपर में आया है और इसे हमने लिया है किरण पब्लिकेशन की किताब से। हम किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन, जो कि 2024 एडिशन कहा जा सकता है, फॉलो कर रहे हैं। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस। तो आप इस एडिशन को अरेंज कर लें। आप इस क्वेश्चन पेपर के नाम और डेट के हिसाब से भी इस क्लोज टेस्ट को अपने वाले एडिशन में, अपनी वाली बुक में ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उसको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल को हमने हमारे यूट्यूब चैनल से लिंक किया हुआ है। यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इस क्लोज टेस्ट को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट। देखिए, क्लोज टेस्ट को करने का एक ही तरीका होता है कि आप उसको पढ़ते जाइए और करते जाइए। आप उसके ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को समझिए, आप उसके ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझिए, और जरा अपनी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके, अपनी वोकेबलरी का इस्तेमाल करके पता लगाइए कि किस ब्लैंक में किस वर्ड को सुटेबली लगाया जाना चाहिए। देखिए, आपके सामने ये जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं, ये इंडिविजुअल सेंटेंस नहीं होते, ये सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक इंडिविजुअल सेंटेंस को अगर पढ़कर देखा जाए तो दो या तीन वर्ड भी, दो या तीन ऑप्शन भी उसमें आ जाएंगे, लेकिन जब हम उसको ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को, ओवरऑल कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए सेंटेंसेस को लिखा गया है, तब हमें पता चलता है कि ये वर्ड ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। परहैप्स एक एडवर्ब है जो कि अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया जाता है। अनसर्टेनिटी, या यूं कह लीजिए किसी चीज की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको एडवर्ब के रूप में लगाए जाते हैं। कई बार ये आर्टिस्टिक मैनर में सेंटेंस से पहले लिख दिया जाता है, जैसे कि अभी लिखा है। ये रिफर कर रहा है इस इंफॉर्मेशन में जो भी एक्शन है उससे रिलेटेड अनसर्टेनिटी को। एक सजेशन दिया जा रहा है, तो जो भी सजेशन देने वाला पर्सन है वो अनसर्टेन वे में सजेशन दे रहा है। ठीक है, वो सर्टेन नहीं है इस इंफॉर्मेशन को लेकर। इसका मतलब ये हो गया। और सजेशन क्या दिया जा रहा है? इंडिया शुड लिसन टू हर सेजेस। देखिए, सेजेस का मतलब होता है वाइज पर्सन। सेज एडजेक्टिव भी हो जाता है और नाउन भी हो जाता है। सेज का मतलब होता है वाइज, ये जिसके पास बहुत अनुभव हो, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो। वाइज पर्सन को जो है सेज कह दिया जाता है, और सेज का बना दिया प्लूरल। तो इंडिया शुड लिसन टू हर सेजेस। अब देखिए, सेजेस क्या है? नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले डिटर्मिनर लगा है। अगर कोई वर्ड यहाँ पर आ सकता है तो हो सकता है एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। और चारों वर्ड ही यहाँ पर एडजेक्टिव लगे हैं, लेकिन चारों का मीनिंग अलग अलग है, इनके मीनिंग में डिफरेंस है। एक ही थीम के वर्ड हैं, किसी न किसी पुरानी चीज को ही रिफर करते हैं, लेकिन अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थीम एक है, किसी पुरानी चीज को ही रिफर करते हैं। एक्सटिंक्ट भी, एंशिएंट भी, एंटीक भी। जरा इनके मीनिंग को समझने की, इनके इंडिविजुअल डिफरेंस और मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक्सटिंक्ट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, या नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, या मैं ऐसे लिख दूं नोट नाउ एग्जिस्टिंग। कोई भी ऐसी चीज जो पहले थी लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करती, उसको हम कह सकते हैं एक्सटिंक्ट। ये स्पेसिफिकली जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो स्पीसीज होती हैं, जो अब नहीं रही हैं, उनको रिफर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे डायनासोर अब नहीं है, पहले था कभी, तो आप डायनासोर को एक्सटिंक्ट एनिमल कह सकते हैं। कोई ऐसा कल्चर जो पहले के समय में था, कई सैकड़ों हजारों साल पहले था लेकिन अब नहीं है, या कुछ साल पहले था अब नहीं है, तो आप उस कल्चर को भी एक्सटिंक्ट कह सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो अब आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, नाउ का मतलब प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में, नाउ के टाइम पे, प्रेजेंट के टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन पहले कभी रही हो, उसको आप कह सकते हैं एक्सटिंक्ट, नॉट नाउ एग्जिस्टिंग। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? एंशिएंट भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हजारों साल पहले के समय से जो कुछ भी रिलेट करता हो, बिलोंग करता हो, उसको एंशिएंट कह सकते हैं। मैं अभी लिखवा देता हूं, बिलोंगिंग टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हजारों साल पहले या बहुत सैकड़ों साल पहले के समय से अगर कुछ भी रिलेट करता है,
उस समय से कुछ भी बिलोंग करता है तो आप उसको एंशियंट कह सकते हैं। कोई ऐसी विचारधारा, कोई ऐसी आइडियोलॉजी, कोई ऐसा कल्चर, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा पहनावा, कोई ऐसा तौर तरीका, कोई ऐसा कल्चर, या कोई ऐसी स्ट्रक्चर, कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसी किताब जो कि हजारों सालों पहले के समय से रिलेट करती हो, आप उसको एंशियंट कह सकते हैं। इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव है। इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट या बिगिनिंग ऑफ समथिंग। किसी प्रोसेस की बिगिनिंग स्टेज को आप इनिशियल स्टेज कह देते हैं। बिगिनिंग ऑफ समथिंग को रिफर करता है, शुरुआत को, बिगिनिंग ऑफ समथिंग को रिफर करता है। एंटीक का क्या मतलब होता है? देखिए, एंटीक जो वर्ड है ये एडजेक्टिव भी हो जाता है और नाउन भी हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज जो वेरी ओल्ड हो, रेयर हो, रेयर मतलब अनयूजुअल हो, बहुत कम दिखने को मिलती हो या बहुत कम हो, और ब्यूटीफुल भी हो, दिखने में भी अच्छी हो, आप उसको क्या कह सकते हो? एंटीक कह सकते हो। जैसे बहुत सारी शॉप होती हैं, बहुत सारे म्यूजियम होते हैं जहाँ पर एंटीक आर्टिकल्स रखे होते हैं। किसी महाराजा की तलवार रखी होगी, किसी रानी का मुकुट रखा होगा, किसी बड़े पॉलिटिशियन की चप्पलें रखी होंगी, वो सब क्या हो जाते हैं? एंटीक हो जाते हैं। ठीक है, म्यूजियम में रख दिए जाते हैं। या किसी राजा से रिलेट करके मत देखो, कोई भी ऐसी चीज जो पुरानी सोसाइटीज में, पुरानी सिविलाइजेशंस में, पुराने कल्चर में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब पुराने कल्चर, पुरानी सोसाइटीज तो रही नहीं, अब तो हम मॉडर्न सोसाइटी में हैं आज के हिसाब से देखें तो कोई भी ऐसी चीज जो पहले की हो, बहुत पुरानी हो, लेकिन अनयूजुअल हो, रेयर हो, बहुत कम देखने को मिलती हो और ब्यूटीफुल भी हो, उसको एंटीक कह दिया जाता है। एडजेक्टिव भी हो जाता है, नाउन भी हो जाता है। ठीक है, किसी राजा महाराजा से रिलेट करके ना भी देखो तो कोई साधारण सी चीज भी, कई बार आप किसी एंटीक म्यूजियम में जाओगे तो कप प्लेट, केतली रखी हुई मिल जाएंगी। वो अलग अलग टाइप के कप प्लेट और केतली को भी एंटीक आप कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पुरानी है, अनयूजुअल है और दिखने में बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? हम ऐसे सेजेस को रिफर कर रहे हैं जो कि अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, नॉट नाउ एग्जिस्टिंग। एक्चुअली में यहाँ पर सही वर्ड आना चाहिए था एंशिएंट। हम एंशिएंट सेजेस की बात कर रहे हैं, हम उन सेजेस की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इंडिया शुड लिसन टू हर एंशिएंट सेजेस। उन सेजेस को सुनना, उन सेजेस पर ध्यान देना चाहिए, उनको अटेंशन देनी चाहिए। लिसन टू का मतलब सुनना नहीं होता, लिसन टू का मतलब हियर नहीं होता, लिसन टू का मतलब होता है पे अटेंशन टू समथिंग। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, पे अटेंशन टू समथिंग और समवन, किसी पर्सन को या किसी भी चीज को अटेंशन देना। तो अपने एंशिएंट सेजेस को, वो सेजेस, वो ज्ञानी लोग जो बहुत सैकड़ों हजारों साल पहले थे, उनकी कही हुई बातों को ध्यान देना चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? एंशिएंट आ जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि वो एंटीक है। देखिए, जो एंटीक चीजें होती हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए उनको एंटीक कहा जाता है। ठीक है, इनिशियल नहीं, इनिशियल भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो खत्म हो गए। एक्सटिंक्ट को अगर हिंदी मीनिंग में डालकर देखोगे डिक्शनरी में तो लिखा हुआ आता है विलुप्त, वो चीजें जो विलुप्त हो गई। अब सेजेस ऐसे तो है नहीं कि सेजेस रहे नहीं, सेजेस तो आज भी हैं, लेकिन उन सेजेस को रिफर किया जा रहा है जो कि बहुत पुराने समय से बिलोंग करते थे। ठीक है, परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर एंशिएंट सेजेस हु टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस। देखो, किसी भी रिलेशनशिप को, साधारण रिलेशनशिप को बताने के लिए कि कोई चीज किससे बिलोंग करती है, आप ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन के जो यूसेज हैं, अगर मैं 10-20 यूसेज या 10-20 फंक्शन या मीनिंग आपको किसी प्रीपोजिशन के लिखवा भी दूं तो भी वो सफिशिएंट नहीं है। प्रीपोजिशन को अगर कोई 100% क्लियर करना चाहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो वो बुक्स को रीड करना शुरू करे। जब वो रीड करेगा तो एक एक प्रीपोजिशन उसको अलग अलग सिचुएशन में लगा हुआ मिलेगा। वो जरा दिमाग लगाकर देखे कि इस तरह के प्रीपोजिशन को किस तरह के रिलेशनशिप को कन्वे करने के लिए किस तरह के रिलेशन में लगाया गया है। तो अगर आप किसी से कनेक्शन बताना चाहते हैं, रिलेशन बताना चाहते हैं, कोई बिलोंगिंगनेस बताना चाहते हैं, तो आप ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस, बैलेंस के इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है कि सारी चीजें जो है बैलेंस में हो। हम डेवलप भी करें सोसाइटी को, लेकिन हम इकोलॉजी का, इकोसिस्टम का भी ध्यान रखें। इसी तरह का कंटेक्स्ट है, अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, कंटेक्स्ट इसी तरह। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात हो रही है।
ठीक है, अभी और चलते हैं आगे, वो समझ में आएगा। तो ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर आना चाहिए। फॉर प्रीपोजिशन के बारे में आपको मेन फंक्शन बता चुका हूँ, इनका मैं बता चुका हूँ। बाई भी जो है कई बार जब ये प्रीपोजिशन आता है तो हर बार मैं इनके फंक्शन 2-4 फंक्शन लिखवाई देता हूँ, वही सेम फंक्शन मैं यहाँ भी बताऊंगा। वीडियो को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर आना चाहिए इस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में, इस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए। आगे चल लेते हैं 97 98 की बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? दिस मीन्स, पूरा कंटेक्स्ट समझते हुए चलिए, इंडिया शुड लिसन टू हर एंशिएंट सेजेस हु टॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस। दिस मीन्स वी शुड बी नॉट टू टेक एनीथिंग। देखिए यहाँ पर बी लगाया गया है, यहाँ पर पहले मोडाल लगाया गया है शुड, सजेशन देने के लिए। अच्छा, एक्चुअली में यहाँ पर शुड ना कई कई लोगों को लगेगा कि सजेशन देने के लिए लगाया गया है, और मैंने भी जल्दीबाजी में बोल दिया शुड। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बी है। अब अगर शुड सजेशन देने के लिए लगाया गया है तो क्या हम खुद को सजेशन दे सकते हैं? भाई वी का मतलब क्या है? जो भी बोल रहा है वो अपने साथ कुछ लोगों को इंक्लूड करके ही वी बोल रहा है। वी का मतलब आई प्लस सम अदर पीपल। वो मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, मेरे देश के लोग भी हो सकते हैं, मेरे देश के नागरिक भी हो सकते हैं, मेरे शहर के लोग भी हो सकते हैं, मेरे परिवार वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, आई का मतलब वो इंडियन सिटीजन, आई इंडिया की बात कर रहा है ना, वो आई प्लस इंडियन सिटीजन को मिलाकर ही वो क्या बोल रहा है? वी बोल रहा है। तो अगर वो खुद को इंक्लूड कर रहा है वी में, तो क्या खुद को कोई व्यक्ति सजेशन दे सकता है? और खुद को सजेशन देने की जरूरत क्या है? ठीक है, एडवाइस सजेशन एक ऐसी चीज है जो दूसरों को दी जाती है। तो यहाँ पर शुड को सजेशन देने के लिए नहीं लगाया गया, शुड को यहाँ पर लगाया गया है द नेसेसरी थिंग टू डू को रिफर करने के लिए। शुड को लगाया जाता है द नेसेसरी थिंग टू डू, वो चीज या वो एक्टिविटी जो जरूरी है करने के लिए, या जो राइट है, जो सही है, करेक्ट वे में जो की जानी चाहिए, उसको रिफर करने के लिए भी हम शुड को मोडाल की तरह लगा देते हैं। उसी फंक्शन में शुड यहाँ पर आया है। दिस मीन्स वी शुड बी लग गया यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट बनकर किसका? बी का। तो क्या आएगा? केयरफुल, केयरलेस, केयर फ्री, केयर टेकर। केयर टेकर के बारे में बता दूं, केयर टेकर एक नाउन है, नाउन भी आ सकता था, कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकते हैं। केयर टेकर एक नाउन है। केयर टेकर उस पर्सन को कहा जा सकता है जो किसी की केयर करता हो। जैसे आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो अपने घर पर किसी केयर टेकर को छोड़ जाते हैं, अपने दोस्त को, अपने कजन को छोड़ जाते हैं कि यार घर का ध्यान रखना, तो वो आपके घर का क्या हो गया? केयर टेकर हो गया। अपने बच्चों को आप किसी के पास छोड़ देते हैं, उसको केयर टेकर बनाकर। तो केयर टेकर तो इस मीनिंग में आ जाता है जो केयर करता हो, चीजों की देखभाल करता हो। तो ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पर केयर टेकर की भूमिका में आने वाले हैं। और आगे के कंटेक्स्ट पढ़ लो। दिस मीन्स वी शुड बी, यहाँ पर कोई वर्ड आ जाएगा, नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार। टू टेक एनीथिंग, देखिए नॉट को निगेशन करने के लिए, निगेटिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए लगाया गया है। और टू टेक वो इन्फिनेटिव है जिसका निगेट कर रहा है टू, जिसको नेगेटिव मीनिंग में सेंस में, नेगेटिव सेंस में बदल दे रहा है। और टू टेक एनीथिंग टू फार, टू फार का मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम से, कि किसी भी चीज को जो है एक्सट्रीम नहीं लेना चाहिए। हम ऐसा करते हैं ना कि कुछ चीजों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वे में कर लेते हैं, किसी एक्टिविटी को, किसी प्रोसेस को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कर लेते हैं। पेड़ों को काट रहे हैं तो काटते ही जा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, जमीन को खोद रहे हैं तो खोदते ही जा रहे हैं, पॉलीथीन को बना रहे हैं तो बनाते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना एक्सट्रीम में हमें चीजों को नहीं लेना चाहिए। इस तरह की मीनिंग को रेफर किया जा रहा है। तो केयर टेकर तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। क्या केयरलेस और केयर फ्री हो सकते हैं? देखिए, केयरलेस और केयर फ्री के बीच का डिफरेंस आपको पता है क्या? हाँ, नहीं पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। देखिए, केयरलेस का मतलब होता है, सबसे पहले मैं केयरफुल का मीनिंग बता दूं, केयरफुल से ही केयरलेस का मीनिंग जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्चुअली में केयरलेस जो वर्ड है वो इसका डायरेक्ट अपोजिट है, इसका अपोजिट है, दोनों वर्ड एक दूसरे का अपोजिट है। केयरफुल का मतलब होता है गिविंग अटेंशन टू समथिंग, गिविंग अटेंशन टू समथिंग एंड देयरफॉर लगाते हैं हम किसी कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट को बताने के लिए। देयरफॉर एक एडवर्ब होता है, किसी दिन इसके फंक्शन पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। गिविंग अटेंशन टू समथिंग एंड देयरफॉर अवॉइडिंग मिस्टेक्स,
किसी चीज को, किसी एक्टिविटी को बहुत ध्यान से करना, उसे करते हुए बहुत ध्यान देना, बहुत अटेंशन देना, और इस वजह से ही मिस्टेक्स को अवॉइड करना। ठीक है, देयरफॉर अवॉइडिंग मिस्टेक्स। आपने किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए दिया कि भाई ये कर दे, दोस्त ये कर दे, मित्र ये कर दे, और वो उस एक्टिविटी को बहुत ध्यान देकर कर रहा है, तो वो क्या करेगा, मिस्टेक्स को अवॉइड करेगा। ऐसे ही पर्सन को, जो ये पर्सन आपने चुना है, इस पर्सन को आप कह सकते हैं केयरफुल, गिविंग अटेंशन टू समथिंग एंड देयरफॉर अवॉइडिंग मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम्स। इस पर्सन को आप केयरफुल पर्सन कह सकते हैं कि बहुत केयरफुल पर्सन है। तो केयरफुल जब आप किसी पर्सन को कहते हैं तो आप पॉजिटिव सेंस में कहते हैं, उसको अप्रूव करते हुए कहते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहते हैं, उसकी तारीफ करते हुए उसे केयरफुल कहते हैं। किसी को केयरफुल कहना, उसको अप्रूवल देना है। पॉजिटिव सेंस में आप उसकी जो है उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। वही दूसरी ओर जो इसका अपोजिट है केयरलेस, इसका डायरेक्ट मतलब है नॉट गिविंग अटेंशन टू समथिंग, नॉट गिविंग attention to something and therefore causing mistakes and problems। एक वो पर्सन है, आपने उसको बुलाया, कोई काम करने के लिए दे दिया, वो बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी वजह से गलतियां होंगी, उसके ध्यान न देने की वजह से गलतियां होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ऐसे पर्सन को आप केयरलेस कह सकते हैं। अब जिस पर्सन को आप केयरलेस कह रहे हैं, उसको नेगेटिव मीनिंग में कह रहे हैं, उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं कि यार ये तो बहुत केयरलेस है, इसको तो कोई काम नहीं देना चाहिए। तो केयरलेस नेगेटिव सेंस में, डिसअप्रूविंग सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। केयरलेस का मतलब है नॉट गिविंग अटेंशन टू समथिंग एंड देयरफॉर कॉजिंग मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम्स, डायरेक्ट उसका अपोजिट है। जबकि जो केयर फ्री है उसका मीनिंग बहुत अलग है। केयर फ्री किसी ऐसे पर्सन को कहा जा सकता है, एडजेक्टिव है, तीनों वर्ड एडजेक्टिव लिखे हैं, केवल नाउन ये था। केयरफुल भी एडजेक्टिव है, केयरलेस भी एडजेक्टिव है, केयर फ्री भी एडजेक्टिव है। और केयर फ्री एक ऐसे पर्सन को कहा जा सकता है जो फ्री फ्रॉम वरीज हो, जिसके पास टेंशन ना हो, चिंता ना हो। केयर फ्री का मतलब केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब फ्री ऑफ वरीज, एंजाइटीज एंड प्रॉब्लम्स। कोई ऐसा पर्सन जो प्रॉब्लम से, चिंताओं से मुक्त हो, जिसके पास एंजाइटीज ना हो, जिसके पास टेंशन ना हो किसी प्रकार की, ऐसे पर्सन को केयर फ्री कहा जा सकता है। आपके भी फ्रेंड सर्किल में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो कुछ भी हो जाए लेकिन वो मस्त रहता है, उस पर्सन को आप कह सकते हैं केयर फ्री। हम सब केयर फ्री होना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो, वरीज ना हो, एंजाइटीज ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, हंसी खुशी रहना हम सब चाहते हैं। तो केयर फ्री अगर आप किसी पर्सन को कह रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस में कहा जाता है, उसको भी अप्रूव करते हुए कहा जाता है। किसी पर्सन को केयर फ्री कहना उसको कॉम्प्लीमेंट देने जैसा है। ठीक है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो केयर फ्री होते हैं, अगर किसी बात पे परेशान हो भी जाए तो 5 मिनट के बाद रो धोकर वो शांत हो जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। ऐसे ही किसी पर्सन को जिसके पास वरीज ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, जो प्रॉब्लम्स पर ज्यादा जो है वो, जिसके पास प्रॉब्लम्स हो ही ना, ठीक है, उस पर्सन को जो है केयर फ्री कहा जा सकता है। या प्रॉब्लम्स हो भी तो वो बहुत ज्यादा परेशान ना होता हो, ऐसे पर्सन को केयर फ्री कहा जाता है। तो किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, दिस मीन्स वी शुड बी केयरलेस, हमें केयरलेस होना चाहिए, हमें केयरफुल होना चाहिए कि हम चीजों को एक्सट्रीम वे में ना लें, चीजों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना करें। हम ऐसा नहीं है कि चीजों को बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रीम वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। टू नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार, तो यहाँ पर सही वर्ड क्या आना चाहिए, केयरफुल। ये जो है हमारे मीनिंग को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दिस मीन्स वी शुड बी केयरफुल नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार, एक्सट्रीम वे में हमें किसी चीज को नहीं लेना चाहिए। आगे के देख लेते हैं, आगे क्या ऑप्शन है, 99 पर चलते हैं। ठीक है, दिस मीन्स वी शुड बी केयरफुल नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार, बी टू रेडिकल। देखिए बी, फिर से यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब लगाई गई है और लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा गया है कॉम्प्लीमेंट रेडिकल, जो कि एक एडजेक्टिव है, और इसके बाद लगाया गया है टू एडवर्ब अनडिजायरेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, कि हमें जो है केयरफुल रहना है, चीजों को एक्सट्रीम वे में ना ले,
और यहाँ पर कोई देखिए, यहाँ पर कंजंक्शन लगाए गए हैं, बट, सो, और अदरवाइज कंजंक्शन है सारे के सारे, कि हमें केयरफुल रहना है कि चीजों को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वे में ना लें, और हमें अनडिजायरेबली रेडिकल भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा मोर देन डिजायरेबल रेडिकल भी नहीं होना है, मतलब जितना रेडिकल होने की आवश्यकता है उतना हुआ जाए, उससे ज्यादा ना हुआ जाए। टू का मतलब क्या होता है? टू एक एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब डिग्री होता है, और ये मोर देन डिजायरेबल डिग्री को रिफर करता है, ठीक है, मोर देन डिजायरेबल डिग्री को रेफर करता है। और रेडिकल का मतलब क्या होता है? रेडिकल एक एडजेक्टिव है, नाउन भी हो सकता है, पर्सन को किसी को रेडिकल कहा जा सकता है। रेडिकल का मीनिंग मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा वर्ड है, न्यूज़पेपर में बार बार लिखा हुआ आता है, जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वो इस वर्ड से जो है परिचित होंगे। एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। इसका मतलब है, रेडिकल का मतलब हो गया, एक मतलब तो उसका यही है, रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज के फंडामेंटल नेचर को अफेक्ट कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी थिंग के, किसी भी कल्चर के, किसी भी तरह के सिस्टम के फंडामेंटल नेचर से बिलोंग कर रही हो, रिलेट कर रही हो, उसको आप रेडिकल कह सकते हैं। रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग। फंडामेंटल का मतलब बेसिक, फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग, एक मीनिंग तो ये हो गया। दूसरा जो मीनिंग है वो इसका सोशल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में है, ठीक है, वो मैं लिखवा देता हूं यहां पर, बिलीविंग इन और सपोर्टिंग द कंप्लीट सोशल और पॉलिटिकल चेंज। कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी विचारधारा, कोई ऐसी आइडियोलॉजी, कोई ऐसी बिलीफ सिस्टम जो कंप्लीट सोशल और पॉलिटिकल चेंज की बात करती हो, या कंप्लीट सोशल और पॉलिटिकल चेंज में विश्वास रखती हो, आप उसको रेडिकल कह सकते हैं। जब रेडिकल नाउन होगा तो एक ऐसे पर्सन को रिफर करेगा जो कंप्लीट सोशल और पॉलिटिकल चेंज की बात करता हो, ठीक है। वापस आते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? दिस मीन्स वी शुड बी केयरफुल नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार, बी टू रेडिकल। देखिए यहाँ पर भी एक्सट्रीम होने की बात की गई है, और यहाँ पर भी रेडिकल होने की बात की गई है। रेडिकल का मतलब ही कंप्लीट और सोशल पॉलिटिकल चेंज है। तो यहाँ पर जो हमें वर्ड लगाना है वो लगाना है कंजंक्शन, और वो कंजंक्शन लगाना है हमें इस टू इन्फिनेटिव के दो वर्ब को जोड़ने के लिए। टेक को और बी को जोड़ा जा रहा है। इस एक ही इन्फिनेटिव की जो नोट के बाद जो टू टेक इन्फिनेटिव लगा है, टू प्लस बी1, इसी इन्फिनेटिव की दो वर्ब को जोड़ा जा रहा है और कंजंक्शन के द्वारा। और एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है और अल्टरनेट इंफॉर्मेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इस एक्सट्रीमनेस में, टू फार में और रेडिकल होने में, और रेडिकल होने को अल्टरनेट ऑप्शन की तरह रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही कंजंक्शन हो जाना था आपका, और ये सही ऑप्शन होना था। लेकिन क्या बाकी के कंजंक्शन के फंक्शन आपको पता है क्या? बट, सो और अदरवाइज। देखिए बट और सो को कई बार आपने क्लोजेस को जोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन होते हैं बट और सो। मैं यहाँ पर लिखवाने की कोशिश करूं तो फैन बॉयज, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया और आपने शायद सुना भी होगा। एफ का मतलब होता है फोर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नोर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब हो गया यट, एस का मतलब हो गया सो। ये हमारे प्राइमरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और भी इनके अलावा हो सकते हैं, लेकिन ये जो है प्राइमरी कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन है। वो कोऑर्डिनेट नेचर के जो कंजंक्शन होते हैं वो सेम रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं और क्लोजेस को भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये और कंजंक्शन ने एक ही इन्फिनेटिव की दो फ्रेजेस को जोड़ दिया, वर्ब फ्रेजेस को जोड़ दिया, नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेजेस को जोड़ दिया। चूंकि और जोड़ा इसलिए क्योंकि हमें ऑल्टरनेट ऑप्शंस बताने थे, ऑल्टरनेट चॉइसेस हमें रिफर करनी थी, तो और कंजंक्शन आ गया। लेकिन बट और सो को क्या आपने कभी किसी वर्ड या फ्रेजेस को जोड़ते हुए देखा है? चलिए मैं एक दो एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ बट और सो के, कि वो किस तरह से वर्ड्स और फ्रेजेस को जोड़ते हैं। क्लोजेस को जोड़ते हुए आपने बट और सो को देखा होगा। वर्ड्स और फ्रेजेस की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो कंटेक्स्ट है वो वर्ड्स और फ्रेजेस के से रिलेट कर रहा है। बट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रास्टिंग
इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए लगाया जाता है, कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए। देखिए कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट हो, लेकिन वो मीनिंग में डिफरेंट हो। आपने जिस मीनिंग को कन्वे किया, अब जो जिस मीनिंग को आप जोड़ेंगे बट कंजंक्शन से, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो फ्रेज हो, चाहे वो क्लोज हो, वो डिफरेंट मीनिंग को कन्वे करने वाली होनी चाहिए, डिफरेंट थीम में होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो जाता है डिफरेंट, और ये डिफरेंट कई बार अपोजिट भी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा सी इज स्मार्ट बट लेजी। अब देखिए कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो बट को यहाँ पर प्रीपोजिशन कंसीडर करने की गलती करे, जो ये कह दे कि सर बट यहाँ पर प्रीपोजिशन के फंक्शन में है। एक्चुअली में बट प्रीपोजिशन भी हो जाता है, लेकिन जब बट प्रीपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट से मेरा मतलब है वो रिफर करता है एक्सक्लूडिंग को, किसी भी चीज को एक्सक्लूड करने के लिए हम बट को प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर बट यहाँ पर प्रीपोजिशन होता तो निश्चित तौर पर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता, ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ पर आपने लिख रखा है लेजी जो कि एडजेक्टिव है। इसका मतलब जो बट है यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है, वो आ रहा है कंजंक्शन के फंक्शन में, और चूंकि कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है तो सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ेगा, सेम रैंक की सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर को जो सिंटैक्टिकल वर्ड्स को जोड़ेगा, मतलब उन वर्ड्स को जोड़ेगा जो सिंटैक्टिकली सेम हो। सिंटैक्टिकली सेम होने से मतलब है एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा। लेकिन चूंकि वो कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन को जोड़ता है, तो जिस भी इंफॉर्मेशन को आप जोड़ रहे हैं आप देखें कि वो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की हो और वो सिंटैक्टिकली सेम हो। जैसे कि हम यहाँ पर बट कंजंक्शन के द्वारा क्या जोड़ रहे हैं, स्मार्ट और लेजी को, जो कि दोनों ही एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ने लेजी को जोड़ दिया स्मार्ट से, और लेजी स्मार्ट से कॉन्ट्रास्टिंग नेचर का है। स्मार्ट में हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेजी में हमने उसको डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है, स्मार्ट पॉजिटिव सेंस में, स्मार्ट बोलकर किसी को जो है अच्छा फील करा रहे हैं, लेजी बोलकर उसकी जो है हमने आलोचना कर दी। तो सी स्मार्ट बट लेजी कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो गया। एक सेंटेंस और देख लो, मैंने यहाँ पर लिखा शी वांटेड टू बाय अ कार, कंजंक्शन लगा दिया बट, कोमा लगाकर, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कोमा आ जाता है, बट कुडंट अफोर्ड इट। अब देखो ये दो क्लोजेस को मैं नहीं जोड़ रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर दो क्लोजेस को जोड़ रहा होता तो मैंने यहाँ पर भी क्या लगाया होता, एक सब्जेक्ट लगाया होता, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट तो लग नहीं रहा। एक्चुअली में मैं बट कंजंक्शन के द्वारा दो वर्ब फ्रेजेस को जोड़ रहा हूँ, पहली वर्ब ये रही और दूसरी वर्ब ये रही। चूंकि यहाँ पर मैं एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहा था तो मैंने यहाँ पर कुड लगा दिया। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है दो वर्ब को, एक वर्ब ये रही, दूसरी वर्ब ये रही, सेम रैंक की स्ट्रक्चर है, सिंटैक्टिकली सेम है, और कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन की है। यहाँ पर वो बाई करना चाहती है और यहाँ पर वो अफोर्ड नहीं कर सकती। दोनों जो है डिफरेंट मीनिंग में जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। डिफरेंट मतलब कि अपोजिंगली भी डिफरेंस है। अब ठीक है, ये हो गया बट कंजंक्शन। इसी प्रकार से हम सो कंजंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस को जोड़ने में। देखिए सो कंजंक्शन का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो के बारे में पता है, जब वो कंजंक्शन होता है तो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस को जोड़ता है। कोई एक्शन हुआ तो उस एक्शन का क्या रिजल्ट होगा, उस एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो उसी तरह से ये जो है फंक्शन भी करेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूं द वेदर वॉज वार्म सो प्लीजेंट। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पर वेदर को वार्म बताया है, सो कंजंक्शन लगाकर आपने प्लीजेंट एडजेक्टिव को वार्म से जोड़ दिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं, वेदर जो है वार्म भी है और प्लीजेंट भी है, लेकिन ये जो प्लीजेंट है ये इसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से है। आप किसी वेदर को प्लीजेंट इसलिए कह रहे हैं, आप इस स्पेसिफिक वेदर को प्लीजेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो वार्म है, तो वार्म होने का रिजल्ट है प्लीजेंट होना। अगर वेदर वार्म नहीं होता तो आप इसको प्लीजेंट भी नहीं कहते। सर्दियों के मौसम में आप कहीं घूमने गए थे, आपसे पूछा वेदर कैसा था, आपने बोला द वेदर वाज वार्म सो प्लीजेंट।
यानी कि वार्म होने की वजह से प्लीजेंट है। तो ये जो प्लीजेंट है एक तरह से इसका क्या है, रिजल्ट है या कॉन्सिक्वेंस है। तो इसी तरह से जो है अगर आप किसी कॉन्सिक्वेंस को जोड़ना चाह रहे हैं तो सो कंजंक्शन लगाकर जोड़ सकते हैं। दो एडजेक्टिव को जोड़ा जा रहा है यहाँ पर भी, ठीक है, और लिंकिंग अपने दोनों को लिंक कर दिया। सो कंजंक्शन से हमने दो एडजेक्टिव को जोड़ दिया। जो दूसरा वाला एडजेक्टिव है जिसको सो कंजंक्शन से जोड़ा गया है वो एक तरह से उसके वार्म होने का कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखा देता हूं मैं आपके सामने। मैंने यहां पर लिखा द सोप was hot so delicious, ठीक है। अगर सूप हॉट नहीं होता तो क्या आप उसको डिलीशियस कहते? तो उसका जो डिलीशियस होना है वो इसके हॉट होने का रिजल्ट है या इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो हम यहाँ से सो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन को जोड़ रहे हैं जो कि एक वर्ड है लेकिन कॉन्सिक्वेंस है। और सो जोड़ किसे रहा है, हॉट और डिलीशियस को, दो एडजेक्टिव को। तो सिंटैक्टिकली भी सेम। एक सेंटेंस और लिखवा देता हूं। सी मिस्ड हर बस सो वेटेड फॉर 2 hours। शॉर्ट में ऐसे लिख लो। अब देखिए यहाँ पर मिस्ड को ये पहली वर्ब हो गई और दूसरी वर्ब हो गई वेटेड। इन दो वर्ब को जोड़ा जा रहा है सो कंजंक्शन के द्वारा। तो ये जो वेटेड है ये वाली जो एक्टिविटी है उस वाली एक्टिविटी का क्या है, रिजल्ट है। मिस उसने कर दिया तभी उसको वेट करना पड़ा। इसको रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम दो वर्ब को जोड़ रहे हैं और दो वर्ब को जोड़ रहे हैं सो कंजंक्शन के द्वारा। सो कंजंक्शन के द्वारा जिस वर्ब को जोड़ा जा रहा है वो पहली वाली वर्ब का क्या है, रिजल्ट है या कॉन्सिक्वेंस है। इस तरह से जो है सो कंजंक्शन काम करता है जब वो वर्ड्स और फ्रेजेस को जोड़ता है। जब वो क्लोजेस को जोड़ता है तब इसके तो आपने सैकड़ों एग्जाम्पल देखे होंगे। पिछली वीडियो में मैं कई बार सो को डिस्कस कर चुका हूं। अदरवाइज की बात कर लेते हैं। अदरवाइज की बात कर लेता है और के साथ रखकर, क्योंकि कंफ्यूज वो तभी करेगा जब आप उसको और के साथ रखकर देखोगे। अदरवाइज के मीनिंग और फंक्शन भी जान जाओगे और से किस तरह से वो डिफरेंट है ये भी समझ जाओगे। दोनों चीज जो है एक ही तीर से कर दूंगा, एक तीर दो निशाना हो जाएंगे। अदरवाइज और अदरवाइज। देखिए और जो कंजंक्शन है अल्टरनेट ऑप्शंस या ऑल्टरनेट चॉइसेस जोड़ने के लिए, ऑल्टरनेट ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं ऑल्टरनेट ऑप्शंस या चॉइसेस को जोड़ने के लिए। ऐसी देसी भाषा में, शुद्ध देसी भाषा में लिख लिया करो। अदरवाइज पर अभी बात आएंगे। जरा और से रिलेटेड एक एग्जांपल देखो। मैंने आपसे पूछा डू यू वांट अ टी और कॉफी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, और कंजंक्शन लगाकर मैंने दो ऑल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ दिया कि दो ऑल्टरनेट ऑप्शंस है आपके पास, दो चॉइसेस हैं, दोनों में से कोई एक बता दो, आपको टी चाहिए या कॉफी चाहिए। तो दो ऑल्टरनेट ऑप्शंस या दो ऑल्टरनेट चॉइसेस देने के लिए कि या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों मिल जाएंगे आपको। तो दो ऑल्टरनेट चॉइसेस या दो ऑल्टरनेट ऑप्शन जोड़ने के लिए मैं और कंजंक्शन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। एक एग्जाम्पल से और समझिए इस बात को और किस तरह से स्ट्रक्चर में आ सकता है। मैंने कहा यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स, कोमा लगाया और कंजंक्शन लगाया और कंजंक्शन के द्वारा जो मैं दूसरी इंफॉर्मेशन लिखूंगा वो क्या होगी, ऑल्टरनेट ऑप्शन होगी इस वाली एक्टिविटी को करने का। यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स और यू कैन वॉच मूवी। तो यहाँ पर और कंजंक्शन के द्वारा लगाकर मैं दो क्लोजेस को जोड़ रहा हूं और दोनों क्लोज क्या है, एक दूसरे का ऑल्टरनेट ऑप्शन है। ये आपके हाथ में है, चॉइस आपकी है कि आप इसको करना प्रीफर करेंगे या आप इसको करना प्रीफर करेंगे। लेकिन दोनों में से क्या करेंगे, एक ही। दोनों में से करेंगे आप एक ही, या तो इसको कर लीजिए या इसको कर लीजिए। यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स और यू कैन वॉच मूवी। एक और सेंटेंस से मैं समझाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा पुट on your jacket or you will
गेट कोल्ड। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर पुट ऑन योर जैकेट ये काम करने की जो है एडवाइस दी, सजेशन दिया या ऑर्डर किया। पुट ऑन का मतलब टू वियर, इंपरेटिव क्लोज है। और फिर और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाकर मैंने जो इंफॉर्मेशन आपको दी वो एक अल्टरनेट ऑप्शन, अल्टरनेट चॉइस की तरह दी कि या तो आप ये कर लो वरना ये हो जाएगा, पुट ऑन योर जैकेट, और जो दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है यू विल गेट कोल्ड। तो और कंजंक्शन को हम लगाते हैं दो अल्टरनेट ऑप्शंस या दो अल्टरनेट चॉइसेस को जोड़ने के लिए। ये जिसको भी हम बोलते हैं उसके उस पर डिपेंड करता है कि वो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन, कौन सी वाली चॉइसेस को सिलेक्ट करेगा, कौन सी वाली एक्टिविटी करेगा। वहीं जो दूसरी और अदरवाइज है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, वहीं दूसरी ओर जो अदरवाइज है ये वर्ड एडवर्ब भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है, और ये वर्ड भी ऑल्टरनेट इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए ही लगाया जाता है। लेकिन इसके द्वारा जिस ऑल्टरनेट इंफॉर्मेशन को जोड़ा जाता है वो पहले वाले एक्शन का या मेन क्लोज वाले एक्शन को ना करने का कॉन्सिक्वेंस होती है। यही लिखवा दूं, अदरवाइज भी ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस भी नहीं, चॉइस भी नहीं, इंफॉर्मेशन कहूंगा मैं। यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन है जिसको हम जोड़ रहे हैं जो कि ऑल्टरनेट इंफॉर्मेशन है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए जा रहे कि ये कर लो या ये कर लो, चॉइस नहीं है आपके यहाँ पर। अदरवाइज एक ऑल्टरनेट इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए, और ये जो अल्टरनेट इंफॉर्मेशन होती है, ये जो अल्टरनेट इंफॉर्मेशन होती है, ये मेन क्लोज वाले एक्शन का या पहली वाली क्लोज वाले एक्शन का को ना करने का कॉन्सिक्वेंस होती है अल्टरनेट इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए। और ये इंफॉर्मेशन मेन क्लोज वाले एक्शन को ना करने का कॉन्सिक्वेंस होती है। जैसे अभी क्या सेंटेंस लिखाया था मैंने, ये इसी सेंटेंस को मैं दोबारा से लिखवा देता हूं। मैंने लिखा पुट ऑन योर जैकेट, ठीक है, कॉमा लगाया, अदरवाइज यू विल गेट कोल्ड। देखो ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया, मैंने आपको एक एडवाइस दी, मैंने एक सजेशन दिया। अगर आप इसे नहीं करोगे या इसको ना करने का कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये है, अगर आप ये नहीं करते हो, अगर आप अपनी जैकेट नहीं पहनते हो तो ये हो जाएगा। तो मैंने आपको ये ऑर्डर दिया, मैंने आपको ये सजेस्ट किया, अगर आप ये नहीं करोगे या इसको ना करने का कॉन्सिक्वेंस क्या है, यू विल गेट कोल्ड। तो इसको ना करने का जो कॉन्सिक्वेंस है, उस कॉन्सिक्वेंस को ही एक अल्टरनेट इंफॉर्मेशन की तरह जोड़ने के लिए हम अदरवाइज को लगाते हैं। और अदरवाइज को मैंने यहाँ पर कंजंक्शन की तरह लगा दिया। मैं इसको एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर लेता हूँ किसी ऐसी इंफॉर्मेशन से पहले जो किसी का अल्टरनेट कॉन्सिक्वेंस हो रही हो। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, अगर आप दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर देखोगे तो लगभग ऑलमोस्ट एक ही तरह के मीनिंग को कन्वे किया जा रहा है। भाई पहले में भी आप ये कह रहे थे कि जैकेट अगर नहीं पहनोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ भी आप ये कह रहे हो कि जैकेट पहन लो वरना ये हो जाएगा। तो किस तरह का डिफरेंस है दोनों में। देखिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर और कंजंक्शन से जिस इंफॉर्मेशन को जोड़ा गया है वो इंफॉर्मेशन भी ये एक्टिविटी ना करने का कॉन्सिक्वेंस ही तो है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को सेंटेंस की स्ट्रक्चर में हम एक ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरह जोड़ रहे हैं कि या तो ये करो या ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले सेंटेंस में हमने जो ऑर्डर दिया है, इस ऑर्डर के डायरेक्ट इस ऑर्डर को ना मानने का या इस सजेशन को ना मानने का या इस एक्टिविटी को ना करने का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हम जोड़ रहे हैं। मतलब अदरवाइज लगाकर हम ये कह रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन को हमने एक कॉन्सिक्वेंस की तरह इंट्रोड्यूस किया है, और कंजंक्शन लगाकर हम ये कह रहे हैं कि इस कॉन्सिक्वेंस को हमने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरह जो है आपको दिया है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको ये करना ही है, लेकिन इसको नहीं करते हो तो ये हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। तो ये जो बड़ा
सटल से डिफरेंस है। सटल से डिफरेंस को समझाने के लिए मैंने इस तरह के एग्जाम्पल लगवाए। और जो देखिए ग्रामर हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें और कंजंक्शन लगा देते हैं, लेकिन क्या उन बच्चों को पता होता कि बट और सो को वर्ड्स और फ्रेजेस जोड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या आपको ये पता होता कि अदरवाइज और में क्या डिफरेंस है? हमने और क्यों लगाया, अदरवाइज क्यों नहीं लगाया? अदरवाइज एडवर्ब भी हो जाता है, हम यहाँ पर एडवर्ब लगा नहीं सकते थे, कंजंक्शन नहीं लगाते। और कंजंक्शन जब होता है तो सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन होता है। और सबऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन केवल और केवल क्लोजेस को जोड़ते हैं, और एडवर्ब को यहाँ लगा नहीं सकते थे। तो अदरवाइज तो वैसे ही गलत हो गया। जिस स्टूडेंट को ये बात पता है कि अदरवाइज या तो एडवर्ब होगा या फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो अगर वो एडवर्ब होगा तो एडवर्ब को यहाँ पर लगा नहीं सकते, हमें तो एक इन्फिनेटिव की दो वर्ब फ्रेजेस को जोड़ना है, तो हमें तो कंजंक्शन ही चाहिए। एडवर्ब को लगा नहीं सकते, अदरवाइज को एडवर्ब के फंक्शन में यहाँ नहीं लगा सकते, हमें वहां पे कंजंक्शन चाहिए एक इन्फिनेटिव की दो वर्ब जोड़ने के लिए। फिर जब इसके कंजंक्शन वाले फंक्शन पे गए तो हमने देखा कि वो सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन केवल और केवल क्लोजेस को जोड़ता है, वो वर्ड्स और फ्रेजेस को नहीं जोड़ता। तो इतनी बात से ही आप जो है अदरवाइज को काट दोगे और को चुनोगे, क्योंकि और जो है कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट नेचर के कंजंक्शन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस तीनों को जोड़ देते हैं। और यही बताया है मैंने बट और सो को डिस्कस करते हुए अभी थोड़ी देर पहले। बाकी अगर इनके मीनिंग में, इनके कंटेक्स्ट में डिफरेंस जानना है तो फिर मैंने आपको बता दिया कि और को कब यूज करते हैं, अदरवाइज को कब यूज करते हैं। अदरवाइज को लगाते हैं हम किसी ऐसी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए जो कि उसका कॉन्सिक्वेंस हो, उसको ना करने का कॉन्सिक्वेंस हो। और के द्वारा जब हम किसी इंफॉर्मेशन को जोड़ रहे होते हैं तो हो सकता है वो एक कॉन्सिक्वेंस हो, मीनिंग वाइज वो हो सकता है वो इंफॉर्मेशन उसका कॉन्सिक्वेंस हो, लेकिन हम उसे कॉन्सिक्वेंस की तरह नहीं, हम उसे एक ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरह आपके सामने रख रहे हैं। बाकी के जो वहां पर मैंने पिछले एग्जाम्पल दिए थे और के द्वारा मैंने एक ऐसी इंफॉर्मेशन को जोड़ा था जो कि कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं था। लेकिन इस सेंटेंस में या इस तरह के और भी सेंटेंस हो सकते हैं जहां पर ये जो जोड़ी गई इंफॉर्मेशन है और के द्वारा इस एक्शन को ना करने का या इस एक्शन को करने का कॉन्सिक्वेंस हो सकती है, लेकिन मैंने उसको कॉन्सिक्वेंस की तरह नहीं बताया, मैंने उसको ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरह दिया है आपको, ये कर लो वरना ये होगा। ठीक है, वापस आते हैं क्लोज टेस्ट पर। देखिए मुझे बार बार सजेस्ट किया जाता है कि सर जो है लेक्चर बड़े लंबे हो जाते हैं, जरा चीज़ों को जल्दी जल्दी निपटा दो, लेकिन मैं अगर शॉर्टकट लगाने लग गया ना तो फिर वही आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। हो सकता है मेरी 2-4 वीडियो अच्छी चल जाए, मेरी खूब प्रशंसा हो, बहुत लोग मेरे से जुड़ जाएं, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ 100 का पहले वो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 100 के ऑप्शन है, वेंचरिंग, पायनियरिंग, क्लाइंबिंग, रिस्किंग। द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ, ये प्रीपोजिशन लगी हुई है और प्रीपोजिशन के बाद कोई आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दी हुई थी चारों ऑप्शन में वर्ब, तो उस वर्ब का क्या बना दिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब जीरेंड बना दिया। और जीरेंड क्या होते हैं, नाउन होते हैं, जब नाउन होता है तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ वेंचरिंग, पायनियरिंग, क्लाइंबिंग, रिस्किंग। देखिए क्लाइंबिंग टू फार ऐसा तो है नहीं हम माउंटेन पे क्लाइंब करने जा रहे हैं, नहीं। रिस्क भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। वेंचरिंग और पायनियरिंग में आपको कंफ्यूजन होगा, ये नीचे वाले जो दोनों ऑप्शन थे आउट ऑफ कंटेक्स्ट थे। पायनियर का क्या मतलब होता है, पायनियर का मतलब, पायनियर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू बी द फर्स्ट पर्सन टू डू समथिंग, किसी काम को करने वाले पहले व्यक्ति होना, टू बी द फर्स्ट पर्सन टू डू समथिंग। जैसे मैंने किरण पब्लिकेशन को, मेरे ख्याल से और कोई टीचर नहीं है जो किरण पब्लिकेशन को इतने डिटेल में इस तरह से लॉजिकल वे में समझा रहा हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं किरण पब्लिकेशन को इस वे में समझाने से रिलेटेड मैंने पायनियर किया, पहला व्यक्ति हूँ जो मैंने किरण पब्लिकेशन को इस तरह से समझाया। टू बी द फर्स्ट पर्सन टू डू समथिंग या टू ओपन अप एंड एक्सप्लोर समथिंग न्यू, किसी न्यू फील्ड ऑफ एक्टिविटी को, किसी न्यू एरिया ऑफ एक्टिविटी को, किसी न्यू डोमेन को ओपन अप करना या उसको एक्सप्लोर करना,
जिसको पहले किसी ने न किया हो। टू ओपन एंड एक्सप्लोर समथिंग न्यू, ये होगी जब इसका वर्ब होता है। पायनियर एक्चुअली में नाउन के मीनिंग में भी आ जाता है, और नाउन के मीनिंग में वो होता है वो पर्सन जो कि फर्स्ट पर्सन हो किसी काम को करने वाला, उस पर्सन को भी हम पायनियर कह देते हैं। पायनियर जब नाउन होता है तो वो एक ऐसे पर्सन को रिफर करता है जो कि फर्स्ट पर्सन हो किसी काम को करने वाला है, किसी फील्ड ऑफ एरिया को, किसी एक्टिविटी को, जो न्यू फील्ड ऑफ एरिया है, जो न्यू फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, उसको एक्सप्लोर करने वाला। पायनियर एक नाउन, द पर्सन जो कि फर्स्ट हो, फर्स्ट टू डू समथिंग न्यू, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ था, तो ऐसा है कि हम यहाँ पर पायनियर करने की कोशिश कर रहे हैं। द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ऑफ पायनियरिंग टू फार आर ऑब्वियस इन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यहाँ पर एक कंटेक्स्ट दिया है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, जो हम बहुत ज्यादा रेडिकल हो रहे थे, जो हम अपने सेजेस की बात नहीं मान रहे थे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन बना है डिग्रेड से। मैं ये वर्ड समझा रहा हूँ आपको इस सेंटेंस का कंटेक्स्ट समझाने के लिए। डिग्रेड, डिग्रेड का क्या मतलब होता है, डिग्रेड का मतलब होता है टू स्पॉइल और destroy the quality और beauty of something, ब्यूटी ऑफ समथिंग। तो हमने जो एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी को, उसकी ब्यूटी को डिग्रेड कर दिया है, उसी को कहा जा रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ टू फार आर ऑब्वियस इन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब जो भी हमने किया है उसका अनफॉर्चुनेट रिजल्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में दिख रहे हैं। ऑब्वियस है, ऑब्वियस का मतलब नोटिसेबल, ऑब्वियस का मतलब नोटिसेबल। हर वर्ड को जो है जानते हुए चलेंगे। वैसे तो ये सारे के सारे वर्ड लगभग प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर की वोकैब का रट्टा मारोगे तो ये वर्ड आपको जरूर मिलेंगे। पायनियरिंग भी नहीं होना है, हम कोई पहले फर्स्ट पर्सन नहीं है, या किसी ऐसे मीनिंग को रिफर नहीं किया जा रहा फर्स्ट पर्सन वाले, ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट वर्ड है। वेंचूरिंग यहाँ पर होगा, वेंचूरिंग के मीनिंग को समझ लेते हैं क्या होता है वेंचूर। VENTURE, वेंचूर एक वर्ब होती है और उसका मतलब होता है टू डू something that is dangerous और risky, कुछ भी ऐसा करना जो बहुत डेंजरस और रिस्की हो। या टू गो somewhere that is courageous और risky। करेजियस हो मतलब किसी ऐसी एक्टिविटी को करना या कहीं ऐसी जगह पर जाना जहां पर जाना है, उस एक्टिविटी को करना बहुत ज़्यादा रिस्की है। करेजियस है, एक्साइटिंग तो है लेकिन डिफिकल्ट बहुत है, डेंजरस बहुत है। आपने क्या किया, वेंचूर किया, ठीक है। वेंचूर जो है एक तरह का नाउन भी हो जाता है, और नाउन भी जब होगा तो वो किसी ऐसी एक्टिविटी को या किसी ऐसे ट्रैवल को ही रिफर करेगा जहां पर इस तरह का डेंजर, इस तरह का रिस्क इन्वॉल्व हो। एक ऐसी एक्टिविटी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्साइटिंग एंड डिफिकल्ट एक्टिविटी और प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्ड रिस्क एंड डेंजर। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो एक्साइटिंग हो, डिफिकल्ट हो, लेकिन उसमें रिस्क और डेंजर भी इन्वॉल्व हो, उस एक्टिविटी या उस प्रोजेक्ट को वेंचूर कह देते हैं, या उससे ऐसा कुछ करना, वेंचूर करना होता है। तो यहाँ पर जो है इसी तरह के मीनिंग को रिफर कर रहे हैं हमने ऊपर कंटेक्स्ट बनाया था कि हम टू फार चले जाते हैं, एक्सट्रीम चले जाते हैं और रेडिकल हो जाते हैं, फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वेंचूरिंग का अनफॉर्चुनेट रिजल्ट है, हम जो नई नई चीज़ें करने में बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत डेंजरस चीज़ें, बहुत रिस्की चीज़ें करने में जो आगे निकल गए हैं,
उसका जो अनफॉर्चुनेट रिजल्ट है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में ऑब्वियस है, नोटिसेबल है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 100 का फर्स्ट। देखिए, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को लॉजिकल वे में करने में आपको थोड़ा टाइम शुरू में ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप एक बार इस तरह से कर लेंगे, 4-6 महीने, 7 महीने भी लग सकते हैं आपको, जब आप इस तरीके से एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेंगे, अपने क्यूरियोसिटी को बढ़ा लेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इम्प्रूव कर लेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर लेंगे, तो आपके लिए चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी और आप जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।